गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड एरर एंड उसकी यूटिलिटीज़ की थी और लास्टिंग में ये भी किया था कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, एच नॉट से डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस में हम मान के चलते हैं कि वो ट्रू होगा अंडर द पॉसिबल रिजेक्शन, की हो सकता है वो आगे जाके रिजेक्ट भी हो जाए। और नल हाइपोथेसिस में जैसे कोई भी क्वेश्चन बोल देंगे कि चेक करो कि दोनों कंपनीज के क्वालिटी, बल्ब की क्वालिटी सेम है कि नहीं है, तो हम क्या लेके चलेंगे, सेम है एच नॉट में, और एच वन उसका ऑल्टरनेटिव होता है, तो मतलब हो सकता है नहीं इक्वल हो। एच वन में क्या मानेंगे, हो सकता है दोनों इक्वल ना हो सकता है फर्स्ट वाली कंपनी की क्वालिटी अच्छी हो सेकंड वाले से, और ये भी हो सकता है कि सेकंड वाली कंपनी की फर्स्ट वाली क्वालिटी फर्स्ट वाले से अच्छी हो। तो उनके अकॉर्डिंग ये टू टेल टेस्ट होता है, ये राइट टेल एंड लेफ्ट टेल। तो ये था हमारा ऑल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस। उसी के आगे आता है तुम्हारा क्रिटिकल रीजन। उसी से पहले मैं जैसे ही तुम्हारे आएंगे आगे टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। तो पहले मैं तुम्हें बताती हूँ क्रिटिकल रीजन क्या होता है। क्रिटिकल रीजन को हम बोलते हैं, पूरे एक सैंपल स्पेस है उसको हम डिवाइड कर देते हैं दो स्पेसेस में, W यूनियन W बार। W यूनियन W बार का मतलब W बार इसका कॉम्प्लीमेंट है W का, कि पूरे सैंपल स्पेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक W है और दूसरा W बार है। W को हम बोलेंगे क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन कौन सा रीजन होता है, जिसके अंदर हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। तो तुम्हें ये याद रखना है, द रीजन इन विच एच नॉट इज रिजेक्टेड इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। एंड डब्ल्यू बार कौन सा रीजन है, एक्सेप्टेंस रीजन, द रीजन इन विच एच नॉट इज एक्सेप्टेड, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन कहलाएगा। दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसलिए दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, 5, और दोनों का यूनियन पूरे सैंपल स्पेस को जनरेट कर देता है। ये होता है तुम्हारा क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुम पहले इसका डायग्राम बनाओगे, देन उनको डिस्क्राइब करोगे कि एस क्या है, पूरा सैंपल स्पेस, उन दोनों की यूनियन क्या होती है, पूरे सैंपल स्पेस को जनरेट कर देते हैं। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बार, डब्ल्यू एक रीजन है, उस रीजन में एच नोट को रिजेक्ट करते हैं, इसलिए उसको क्रिटिकल रीजन बोलते हैं। और डब्ल्यू बार एक्सेप्टेंस रीजन कहलाते हैं, क्योंकि उधर वहां पे एच नोट को एक्सेप्ट करते हैं। और डब्ल्यू बार का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, 5, क्योंकि देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन देम। नेक्स्ट आता है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर के लिए ही मैंने उसको डिस्क्राइब किया है। टाइप 1 एरर क्या होता है, एरर का मतलब क्या होता है, कोई मिस्टेक क्या कि एच नॉट ट्रू होनी चाहिए थी, बट फिर भी तुमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट। एच नॉट जैसे मैंने माना कि दोनों फैक्ट्रीज के बल्ब की क्वालिटी सेम है, बट लास्ट में जाके मैंने कहा कि नहीं, दोनों की क्वालिटी सेम नहीं है, कंपनी बी अच्छी है एज कंपेयर टू कंपनी ए। तो मैंने लेकिन दोनों की क्वालिटी थी क्या, सेम थी। वो कब होता है, जब मैंने एक लॉट चेक किया दोनों के, हमने ना सेट मंगवा लिए उनके 5 बल्ब के, एक बॉक्स मंगवा लिए, उनमें से अगर एक के तो तीन बल्ब अच्छे निकले और एक के 2 बल्ब अच्छे निकले, तो इससे हमने डिसीजन ले लिया कि नहीं, कंपनी बी का अच्छा है कंपनी ए के से, क्वालिटी अच्छी है कंपनी बी की। तो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है उन्होंने सेलेक्टेड पीस भेजी हो जो बिल्कुल ही अच्छे चलते हो, और दूसरे के हो सकता है उन्होंने वैसे ही भेज दिए हो। तो तुम एक छोटे से सैंपल से तुमने बता दिया कि उसकी कंपनी अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो हो सकता है वो एरर हो, कि हो सकता है दोनों की कंपनीज का क्वालिटी सेम था, बट तुमने एरर कमिट कर दिया, क्या करके, रिजेक्ट करके, एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया। व्हेन इट इज ट्रू देन कौन सा एरर कमिट होता है, टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर कौन सा होता है, जब तुम एच नोट को एक्सेप्ट कर लेते हो जबकि वो रॉन्ग है। एच नोट को एक्सेप्ट करना मतलब हम कह रहे हैं कि दोनों की क्वालिटीज में कोई चेंज नहीं है, जबकि क्वालिटी में डिफरेंस था, तो हम उसमें कौन सा एरर लेते हैं, हम ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं एच नोट को, जबकि वो रॉन्ग था। हमें क्या एक्सेप्ट करना चाहिए था, H1 को एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो कौन सा एरर कमिट करते हैं हम, टाइप 2 एरर। तो एक टेबल बनती है उसकी, मैं बताती हूँ। तो एच नोट को एक्सेप्ट करना जब वो ट्रू है तो कोई गलती नहीं हुई, नो एरर, इसमें लिख देंगे नो एरर। एच नोट को एक्सेप्ट करना, ये दोनों एक्सेप्ट लिख रखा मैंने, एच नोट को एक्सेप्ट करना जब एच नोट क्या थी, फॉल्स, तो यहाँ पे कौन सा एरर कमिट किया हमने, टाइप 1 एरर। H1 को एक्सेप्ट करना जब एच नोट ट्रू है, एच नोट ट्रू है तो इसका मतलब H1 को रिजेक्ट करना था, तो यहाँ पे कौन सा एरर आ गया तुम्हारा, सॉरी ये टाइप 2 एरर है। जब एच नोट को एक्सेप्ट कर लिया जब एच नोट फॉल्स था, देखो रिजेक्ट करना, ये लिखा ना, एक्सेप्ट एच नोट व्हेन इट इज रॉन्ग देन इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। तो टाइप 2 एरर हो गया जब एच नोट फॉल्स था और हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर हो गया। हमने क्या किया, अब इधर क्या है, एच नोट ट्रू था और हमने किसको एक्सेप्ट किया, H1 को, तो वो क्या हो गया, टाइप 1 एरर, और इधर क्या हो गया, नो एरर।
H1 को एक्सेप्ट किया और H0 फॉल्स, H0 फॉल्स है तो H0 को एक्सेप्ट करना ही नहीं, किसको एक्सेप्ट करोगे? यहाँ पे देखो एक चीज फॉल्स होगी तो दूसरी चीज अपने आप ही ट्रू हो जाएगी। तो H0 फॉल्स है तो H1 ट्रू होगा और H1 को ही एक्सेप्ट किया तो नो एरर। तो इधर नो एरर आएंगे, इधर टाइप 2 एरर एंड टाइप 1 एरर। तो अब टाइप 1 एरर को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से, और टाइप 2 एरर को हम डिनोट करते हैं बीटा से। अब इनकी आगे हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, क्या लिखेंगे। टाइप 1 एरर को किससे डिनोट करा? अल्फा से, उसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, वो सारे एक्स, देखो क्या लिखा है इसमें, प्रोबेबिलिटी उन सभी एक्स को जब वो कहां से आ रहा है? क्रिटिकल रीजन से, W से, वेन एवर H0 इज ट्रू। अल्फा क्या है? टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर का मतलब क्या है? कि हमने H0 को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, जब वो ट्रू था। तो यहाँ पे ये जो इसके बाद होता है ना, वो लिखते हैं इट इज ट्रू। तो वो एक्स W के अंदर क्या करते हैं? हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। तो मैंने वही लिखा, अल्फा के अंदर H0 को हम रिजेक्ट करते हैं जब वो व्हेन इट इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या हो गया? H0 रिजेक्ट है तो सारे एक्स हमने कहां से लिए हैं? W से, जब H0 क्या था? ट्रू था। ये स्लैश लगाओ या सेमी कॉलन लगाओ, एक ही बात है। ऐसे बीटा की डेफिनेशन क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी वो सारे एक्स, बीटा में क्या होता है? हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं जबकि वो फॉल्स होता है। जो फॉल्स है तो H1 ट्रू होगा, मैंने बताया स्लैश के बाद वो आएगा जो ट्रू है, ठीक है। H1 यहाँ पे क्या है? ट्रू है, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया। H1 को एक्सेप्ट नहीं किया तो रिजेक्ट, H1 यहाँ पे रिजेक्ट होता है। देखो फर्स्ट वाली चीज तो जहां से आ रही है, जहां से हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे H0 ट्रू था लेकिन हमने रिजेक्ट किया, तो रिजेक्ट किया तो कौन से रीजन में लाई करता है? H0 जब रिजेक्ट करता है W में। यहाँ पे H1 ट्रू है लेकिन H1 को रिजेक्ट किया, वो कौन से रीजन में रिजेक्ट होता है? W बार में। तो ये थी तुम्हारी डेफिनेशन किसकी? अल्फा एंड बीटा की। फिर मैंने तुम्हें ये बता दिया W और W बार का यूनियन क्या होता है? सैंपल स्पेस। और W बार का इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई। अल्फा को हम टाइप 1 एरर का साइज भी बोलते हैं या फिर बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और बीटा को हम बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। तो तुम्हें ये डेफिनेशंस याद रखनी है, एग्जाम में या तो ये आ जाता है डिस्क्राइब टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, या फिर ये बोल देता है व्हाट डू यू मीन बाय द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अल्फा बोलोगे, अल्फा इज कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और उसके बाद ये दोनों डेफिनेशंस लिख दोगे, टाइप 1 और टाइप 2 एरर दोनों में डिस्कस होंगे। और बीटा क्या होता है? पावर ऑफ द टेस्ट। फिर मैंने तुम्हें बताया 1 टेल्ड एंड 2 टेल्ड टेस्ट बता दिया, उसी को आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? अ टेस्ट ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वेयर द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज 1 टेल्ड। एक हाइपोथेसिस जिसके अंदर या तो वो 1 टेल्ड कहलाएगी, या तो वो राइट होगी या वो लेफ्ट होगी। ये इसके अंदर म्यू ग्रेटर है म्यू नॉट से, तो म्यू नॉट से बड़ा है तो वो राइट टेल्ड कहलाएगा, और म्यू नॉट से छोटा है तो वो लेफ्ट टेल्ड कहलाएगा। उसको हम बोलते हैं 1 टेल्ड टेस्ट, या तो वो राइट टेल्ड है या लेफ्ट टेल्ड है, उसको हम बोलते हैं और ऑल्टरनेटिव वर्ड बोला है वेयर द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज 1 टेल्ड। ऑल्टरनेटिव क्या होती है? H1 इज हमारी एक ही टेल्ड हो तो वो क्या कहलाएगी? 1 टेल्ड टेस्ट। अ टेस्ट फॉर टेस्टिंग मीन, अब फिर एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो इसने क्या किया? इसका एक डायग्राम बनाया, देखो ये राइट टेल्ड का डायग्राम है और ये नीचे वाला लेफ्ट टेल्ड का। राइट टेल्ड का डायग्राम समझो पहले क्या है। हमारा टोटल क्रिटिकल रीजन जो होता है, देखो मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तुमने पढ़ा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने वीडियो भी डाली है, अगर चाहो तो एक बार प्रॉपर्टीज चेक कर लेना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो वहां पे देखो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है तुम्हारा, बेल शेप ग्राफ होता है, और ये वाली लाइन होती है z इक्वल्स टू 0 की। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होते हैं, जैसे पढ़ा है तुमने। ऐसे ही टोटल साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन अभी पढ़ा है मैंने, पढ़ाया क्या है? टोटल साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन कितना होता है? अल्फा, ठीक है। अब मैंने बोला पूरा का पूरा साइज अल्फा है, सिमेट्रिसिटी होल्ड करती है, जो एरिया यहाँ पे वही एरिया वहां पे होता है। अगर मैं 2 टेल्ड टेस्ट की बात करूं, 2 टेल्ड, तो क्या होता है क्रिटिकल रीजन? क्रिटिकल रीजन क्या होता है? तो तुम ये समझो, जब तुम्हारा z लेस देन z अल्फा है, या मॉड ऑफ z अल्फा के बीच में लाई करा है। इसका मतलब मोड तुमने पढ़ा होगा, मोड को कैसे ओपन करते हैं? z अल्फा से माइनस z अल्फा के बीच में है, तब हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं किसको? H0 को। देखो ये z0 मान लो, ये z अल्फा मान लो माइनस z अल्फा, और ये z अल्फा। अब क्वेश्चंस करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर हमारा आंसर, हमारी z की वैल्यू, आगे जब तुम निकालोगे ना z की वैल्यू कैसे निकालते हैं? x माइनस म्यू बाय सिग्मा। अब आगे सारे टेस्ट में तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, वहां पे किसकी वैल्यू मिलेगी तुम्हें? z की। अगर z की वैल्यू माइनस z अल्फा से z अल्फा के बीच में है
तो इस वाले मतलब इस वाले रीजन में है तो तुम किसको एक्सेप्ट करोगे, H नोट को। तो इस रीजन को बोलते हैं हम एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। और इनके बाहर इधर इस रीजन को और इस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, रिजेक्शन रीजन। इधर क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्शन। यहाँ पे भी क्या हो गया, रिजेक्शन। किसको, H नोट को रिजेक्ट करा हमने इससे बाहर। तो इसका मतलब अगर z अल्फा से बड़ा हो जाता है या माइनस z अल्फा से छोटा हो जाता है, ये माइनस z अल्फा से छोटा इधर लाई करेगा और z अल्फा से बड़ा इधर लाई करेगा। इधर लाई करता है तो हम H नोट को रिजेक्ट करते हैं, और इन दोनों के बीच में लाई करती है z की वैल्यू तो हम H नोट को एक्सेप्ट करते हैं। इतना समझ आया। फिर हम बोलते हैं कि टोटल साइज क्या होता है क्रिटिकल रीजन का, वो अल्फा होता है। और सिमेट्रिसिटी से आधा रीजन रिजेक्शन रीजन यहाँ लाई कर रहा है, आधा यहाँ पे, तो अल्फा बाय 2 इसको लिख देंगे और टोटल अल्फा बाय इधर। रिजेक्शन रीजन की टोटल साइज कितनी होती है, अल्फा होती है। लेकिन सिमेट्रिसिटी के हिसाब से इधर भी आधा लाई इधर कट जाएगा, आधा लाई इधर, दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, अल्फा। ये था तुम्हारा टू टेल्ड का। टू टेल्ड में यही बोलते हैं ना, टू टेल्ड में बोलते हैं दोनों इक्वल नहीं है, तो वो वाला केस यहाँ आ गया। जब वो राइट टेल्ड की बात करता है तो राइट टेल्ड में क्या कहते हैं, हम राइट साइड की बात करेंगे, मतलब वहां पे बात करेंगे ही नहीं। तो अगर वो z अल्फा से बड़ा है z, तो हम उस रीजन में लाई कर रहा है, और इस पूरे रीजन को हम बोलेंगे रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन सिर्फ इधर ही लाई करा, उधर की बात ही नहीं करी। ये बोलते हैं ना z अल्फा से बड़ा अगर z है तो वो राइट टेल्ड बन जाता है, राइट टेल्ड। तो ग्राफ के हम राइट टेल में बात करेंगे, राइट टेल में बात करेंगे। रिजेक्शन रीजन का पूरा साइज कितना होता है, अल्फा। तो ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा, उसका साइज क्या होगा, अल्फा। टू टेल्ड में आधा आधा डिवाइड हो जाता है क्योंकि दोनों की बात करता है। राइट टेल में सिर्फ एक तरफ की बात कर रहा है तो इस साइड। ऐसे जब मैं लेफ्ट टेल्ड की बात करूंगी तो तुम क्या बोलोगे, लेफ्ट टेल के अंदर हमारा ग्राफ क्या बन जाएगा, z अल्फा से छोटा। मतलब z अल्फा से जब z छोटा होता है, माइनस z अल्फा से जब z छोटा होता है तो वो इधर लाई करेगा, तो ये लेफ्ट टेल्ड की बात कर रहा है। ये हमारा हो गया लेफ्ट टेल्ड। लेफ्ट टेल्ड में भी रिजेक्शन रीजन पूरा कहाँ लाई कर रहा है, इस साइड। ये हमारा रिजेक्शन रीजन हो गया, ठीक है। और इसका पूरा साइज क्या होगा, अल्फा। तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है, जो रिजेक्शन रीजन का साइज होता है वो हमेशा अल्फा होता है। राइट टेल, लेफ्ट टेल में अल्फा यहाँ पे, राइट टेल में अल्फा यहाँ पे, और टू टेल्ड में आधा आधा रह जाता है, अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2। और इन दोनों के बीच में जब हमारा आंसर लाई करता है तो वहां पे हम एक्सेप्ट करते हैं किसको, H नोट को। तो ये तुम्हारा टॉपिक था लेफ्ट टेल्ड का एंड राइट टेल्ड का। राइट टेल्ड का डायग्राम मैंने बता दिया तुम्हें। राइट टेल्ड में z इक्वल्स टू 0 ये है, z अल्फा ये है। अगर इधर लाई कर रहा है H नोट, देखो z अल्फा अगर z इससे कम है, z की वैल्यू z अल्फा से कम है तो H नोट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और बड़ी है तो रिजेक्ट करेंगे। उसका पूरा साइज क्या होगा, अल्फा। ऐसे लेफ्ट टेल्ड है, लेफ्ट टेल्ड में हम ये डायग्राम बनाएंगे। लेफ्ट टेल्ड में z अल्फा से अगर छोटा है, बड़ा है इस वाले रीजन में, इसमें हमारी z की वैल्यू लाई कर रही है तो एक्सेप्ट करेंगे, और अगर इसे छोटा है तो रिजेक्ट करेंगे। और पूरा साइज क्या रहेगा, अल्फा। टू टेल्ड एक वो हाइपोथेसिस है जिसके अंदर वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट टू टेल्ड में रहती है, मतलब नॉट इक्वल टू। इसमें दोनों केस डिस्कस हो सकता है वो बड़ा हो सकता है वो छोटा हो, इसलिए हम बोल देते हैं टू टेल्ड। और इसमें इसका जो रीजन होगा, देखो लिख दिया, इन सच अ केस द क्रिटिकल रीजन इज गिवन बाय द पोर्शन ऑफ अ रियल लाइन इन बोथ द टेल्स, प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। दोनों तरफ लाई कर रहा होता है z अल्फा। इन दोनों के बीच में अगर z की वैल्यू लाई करे तो वो एक्सेप्टेंस रीजन। तो मैं इसको बोल सकती हूँ ये मेरा क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेंस रीजन। और इस साइड क्या कहलाएगा, वो रिजेक्शन रीजन। तो रिजेक्शन रीजन का पूरा साइज होता है अल्फा, तो अल्फा बाय 2 यहाँ हो जाएगा, अल्फा बाय 2 यहाँ हो जाएगा। तो फिर मैंने ऐसे एक एग्जांपल दिया जो मैंने तुम्हें बता दिया। सपोज देयर आर 2 पॉपुलेशन ब्रांड्स ऑफ बल्ब, एक तो मैन्युफैक्चर करता है स्टैंडर्ड प्रोसेस से, एक नई दूसरी प्रोसेस आई है, न्यू टेक्निक आई है, वो दूसरे प्रोसेस से करता है। तो तुम्हें ये चेक करना है कि दोनों डिफर कर रहे हैं, कि जो हमारा पहले प्रोसेस यूज होता था बल्ब बनाने का और जो नया टेक्निक है उन दोनों में कोई डिफरेंस आया या नहीं आया क्वालिटी में। तो इसने बोल दिया कि H नॉट में क्या मान के चलते, दोनों इक्वल हैं। ऑल्टरनेटिव में क्या मान के चलेंगे, दोनों इक्वल नहीं है। फिर इसमें बोल देते हैं अगर मैं ये टेस्ट करना चाहती हूँ कि जो न्यू टेक्निक है वो हायर एवरेज लाइफ रखती है, तो क्या होगा, न्यू टेक्निक μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो ये हमारा हो जाएगा राइट टेल टेस्ट। ऐसे ही अगर हमें देखना हो कि पहले वाली क्वालिटी मैन्युफैक्चर जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस है तो वो बेटर था, तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तो वो हमारा बन जाएगा लेफ्ट टेल टेस्ट। तो यहाँ तक तुम्हारा लेफ्ट टेल्ड एंड राइट टेल्ड कवर होता है। फिर हम कल करेंगे स्टेप्स और कैसे क्वेश्चंस करने हैं। कल हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस होगा, उसके बाद देखेंगे, तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है।